हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर। सैम है हमारा फोर्थ और एक्ट है हमारा लेबर लॉ। कोड है 4001 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। अब से पहले ऑलरेडी मैं आपके 3 क्वेश्चंस कंपनी लेबर लॉ के करा चुका हूँ और आप प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ कमेंट आ रही थी कि सर आपने जो कंपनी लॉ कराया है उसमें आपने सिर्फ 12th क्वेश्चन कराए हैं, यानी 12 क्वेश्चन कराए हैं। क्या सर हमारे इन 12 क्वेश्चनों से सारा पेपर हो जाएगा, ऑल पेपर कंप्लीट हो जाएगा? तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन 12 वीडियो को अच्छे से देखते हो, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर 12 वीडियो को आप अच्छे से समझते हो और बढ़िया तरह से इनकी तैयारी कर लेते हो, नोट्स बना के या खरीद के, जैसे भी आप करो वो आपकी मर्जी है, नोट्स अच्छे से देख लेते हो प्लस वीडियो अच्छे से देख लेते हो, तो एग्जामिनर कंपनी लॉ में कहीं से भी आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग, ये तीनों कहीं से भी बना के आपको दे, तो आप इन 12 वीडियो के आधार पर उनका अच्छे से आंसर करके आओगे, अगर आपने 12 को अच्छे से देखा है तो। और एक बात और बता दूं, मैं आपसे हर बार ये कहता हूं कि आपके 85 टू 95% पेपर आपका इन्हीं नोट्सों से, इन वीडियो से आ जाएगा। दूसरी बात, एक कमेंट आई थी कि सर आप गारंटी ले रहे हो क्या 85% और 95% आपके पढ़ाए हुए नोट्स से आएगा? तो भाई गारंटी तो मैं किसी भी बात की नहीं ले रहा हूं, ठीक है। हाँ, अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको करा रहा हूं। आप तैयारी नहीं करके जाओ तो उसमें मेरी क्या गारंटी है? दूसरा, ये 85% इसलिए बोलता हूं, आप चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, आप एक्ट पढ़ लो, यूनिक पढ़ लो, पर्सनल नोट्स पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो या किसी की सलाह ले लो, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक सेमेस्टर में, हर पेपर में 10 से 5 नंबर का पेपर ऐसा होता है, एग्जामिनर बच्चे की समझ को जानने के लिए, उस सब्जेक्ट के ज्ञान की नॉलेज को जानने के लिए अपनी तरफ से डालता है। वो आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, करा ही नहीं है, लेकिन वो आपके बेस को चेक करता है, ठीक है। तो जो आप इन 12 वीडियो को अच्छे से करोगे, तो अगर वो अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन बना के देता है, शायद उसकी लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, आप थोड़ा फोकस करोगे उसका प्रोनाउंसिएशन निकालने का, संधि विच्छेद करके उसे देखने का शब्द को, तो आप उससे भी करके आ जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इन 12 वीडियो को देखते हो तो आपके अच्छे से पेपर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब से पहले मैं आपके लेबर लॉ के 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है, आप उन्हें देख लीजिएगा। और आज मेरा एक छोटा सा काम है, अगर आप में से कोई भी, मेरा छोटा बड़ा भाई बहन, कोई भी मेरा स्टूडेंट जो है, अगर मेरी हेल्प करना चाहे तो प्लीज कर दीजिएगा। मुझे एक एजुकेशन ऐप बनवाना है, ठीक है। अगर आप में से कोई जानता हो या आपसे कोई रिलेटेड व्यक्ति हो जो एजुकेशन ऐप बनाता हो, तो प्लीज मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे इंफॉर्मेशन दे दो, मुझे बता दो, ठीक है। आज है 14 मई 2024। आप मुझे लगभग लगभग 1 महीने के अराउंड में आप मुझे बता दो, जून के आसपास, ठीक है। अब ऐसा ना हो, मैं ये डेट इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये मैंने यूट्यूब पे वीडियो लाइफ टाइम के लिए डाल दी। अब क्या होगा कि पूरी जिंदगी जब तक ये वीडियो चले आप मुझे सलाह ही देते रहो, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इस बीच से, मतलब 1 महीने के, 1 मंथ के अंदर, अगर आपको कोई भी रिलेटेड है या आप खुद बनाते हो एजुकेशन ऐप, तो आप प्लीज मुझे बता देना। और इसके बाद अगर टाइम ओवर हो जाए तो प्लीज फिर कमेंट या मैसेज ना करना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। साइड में कहीं पूजा हो रही है, उसकी माइक की आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है, और समय हमारे पास है नहीं कि हम खाली समय में आपकी वीडियो और बना पाए, तो थोड़ा देख के देखना, थोड़ा डिस्टर्ब ना होना कि पीछे से बैक आवाज आ रही है माइक की।
तो वैसे भी मैं बैक नॉइज जो है काट दूंगा, और थोड़ी बहुत आए तो एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। औद्योगिक विवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक विवादों के कारणों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब से पहले मैं औद्योगिक विवाद से संबंधित एक क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। हालांकि करा तो मैं 2 चुका हूं, लेकिन ये औद्योगिक विवाद से संबंधित है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अनुसार, मतलब जो ये अधिनियम है 1947, इसकी जो धारा 2 है और ये जो टय है ये उपधारा है, ठीक है। जैसा कि मैं अब से पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसको देखते हैं। विवाद होता क्या है, औद्योगिक विवाद है क्या? औद्योगिक विवाद से नियोजक और नियोजकों के मध्य, नियोजक और कर्मकारों के मध्य, कर्मकार और कर्मकार के मध्य। अब इसको पहले समझा देता हूं। देखो, नियोजक मतलब होता है मालिक। मालिक और मालिक के बीच कोई झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए। मालिक और श्रमिक के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, श्रमिक और श्रमिक के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, मालिक मालिक, मालिक श्रमिक और श्रमिक श्रमिक, ठीक है। अगर इनके मध्य कोई झगड़ा होता है, कोई ऐसा विवाद या मतभेद है जो किसी व्यक्ति के नियोजन, नियोजन मतलब होता है नियुक्त करना, या अनियोजन, अच्छी तरह से जोड़ना या तोड़ना। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति के नियोजन मतलब नियुक्त करते हैं, या अनियोजन उसे हटाते हैं वहां से किसी पद से, के निर्बंधों मतलब उनकी स्वतंत्रता या श्रम की शर्तों से संबंधित है। ये मतभेद उत्पन्न कैसे होते हैं, अब इनको समझते हैं। मालिक की लड़ाई मालिक से हो, मालिक की नौकर से हो, या नौकर की नौकर से लड़ाई हो, ये 3 प्रकार की लड़ाई उत्पन्न होती हैं। और ये होती किस लिए हैं? अगर किसी भी नियोजक को या मालिक को आपस में, भाई पक्ष 2 ही हैं, प्रकार 3 है, ठीक है। किसी पद से हटा दिया जाए या पद पे नियुक्त कर दिया जाए। पद नियुक्त करना या हटाना, ठीक है, उसके संबंध में ये लड़ाइयां होती हैं। या स्वतंत्रता, भाई श्रमिकों की स्वतंत्रता को या नियोजक की स्वतंत्रता को आपस में कोई बाधित करता है, या जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन करता है, कोई भी हो, नियोजक हो या श्रमिक हो, तब ये विवाद उत्पन्न होते हैं। सपोज करो एक कंपनी है, इसमें 2 साथी हैं ए और बी, और दोनों क्या हैं? नियोजक, ठीक है। अब इनका आपस में कोई विवाद हो जाए स्वतंत्रता को लेकर, या इन्होंने जो पहले कोई शर्तें लागू की हैं, जो अपने एफिडेविट में जो लागू की हैं, बनाई हैं, सीमा नियम है, अंतर नियम को लेकर, तो इनके मध्य जो विवाद होता है उसको सुलझाने के ऊपर ये केस है। या यहीं पे कोई श्रमिक इनसे जुड़ा हुआ हो, उससे इनका कोई झगड़ा हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति का पदावली से यह अर्थ आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कर्मकारी ही हो। भाई एक चीज और यहां पे बोला है कि यहां पर यह भी निश्चित नहीं है कि वो ऐसा व्यक्ति कर्मकारी ही हो। वह ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके नियोजन या नियोजन के निर्बंधों या श्रम की शर्तों से कर्मकारों का सारवान या यथार्थ हित निहित हो। यानी सारवान सत्यता के ऊपर, यानी कर्मकारों का। दूसरी बात अब समझा देता हूं, यहां पे क्या बोला है। अभी हमने पढ़ा था मालिक बनाम मालिक, मालिक बनाम श्रमिक, और श्रमिक श्रमिक बनाम श्रमिक, ठीक है। ये 3 होते हैं। तो यहां पे क्या बोला है, ये जरूरी नहीं है कि मालिक और श्रमिक की हो, इन चीजों में हो। भाई 2 ही तो हैं इसमें, ज्यादातर इन्हीं के ऊपर 3 तरह के फॉल्ट हो रहे हैं। यहां पे बोला है मालिक और श्रमिक ही नहीं हो,
हो सकता है कोई इनसे जुड़ा हुआ, कंपनी से जुड़ा हुआ कोई अन्य सदस्य हो और वो कंपनी में किसी प्रकार की सेवा दे रहा हो या उसका कोई कार्य हो उस कंपनी से रिलेटेड, उन व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, विवाद में जिसके नियोजन या नियोजन के निर्बंधों, ठीक है, यानी स्वतंत्रता या निर्बंधों का मतलब होता है उसकी स्वतंत्रताओं या श्रम की शर्तों से कर्मकारों का सारवान या यथार्थ हित निहित हो। अब दूसरी बात, कहीं पर कोई निर्बंध से आप क्या समझते हैं? अब कहोगे कि निर्बंध यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ये क्या है। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो? वहां पे अगर आ जाए औद्योगिक विवाद, निर्बंधों से आप क्या समझते हो? भाई जो औद्योगिक विवाद हैं उसकी स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो? जो विवादों की स्वतंत्रता है उसके पक्ष में आप बताइए। भाई विवादों को हम कैसे हटाएं, हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें एक केस है दीमाकुची टी स्टेट एस्टेट के कर्मकार गण बनाम दीमाकुची टी स्टेट के प्रबंधक। AIR 1958 सेक्शन है हमारा 210। ठीक है, ये यहां पे एक केस था। ठीक है, आगे चलते हैं। औद्योगिक विवाद के कारण औद्योगिक विवाद श्रमिकों द्वारा समय समय पर अपने हक नियोजन की उत्तम शर्तों और अधिकारों की मांग करना है। ठीक है, औद्योगिक विवाद क्यों उत्पन्न होता है? श्रमिकों के समय समय पर, भाई श्रमिक क्या है, अपने हक की मांग करेंगे। नियोजन यानी अपनी नियुक्ति की, पद से अगर किसी श्रमिक को हटाया जा रहा है तो भाई वो अपनी मांग करेंगे, भाई हमें क्यों हटा रहे हो, या पद पे पहुंचने के लिए अपनी मांग करेंगे। भाई दो प्रकार से ही तो हो सकता है। नियोजन यानी नियुक्त करना। ठीक है, अब ये मत कह देना कि सर आप हमें अच्छे से नहीं समझा रहे। अगर कहीं पे नियुक्त और अनियुक्त का क्वेश्चन आ जाए ना, श्रमिक के नियुक्त और अनियुक्त से आप क्या समझते हो, श्रमिक के नियोजन और अनियोजन से आप क्या समझते हो, तो कंफ्यूज ना होना। मैंने क्या बोला है, अगर हॉल बे में अगर आप 12 की 12 वीडियो या लेबर लॉ की आप सभी वीडियो जो मैं कराता हूं वो देखते हो, एग्जामिनर अपनी तरफ से कहीं से कोई क्वेश्चन दे, इतनी तो हम समझ रखते हैं कि उसमें क्या करके आना है। ठीक है, नियोजन और अनियोजन, कोई व्यक्ति पद पे है उसे हटाया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए शर्तों एवं अधिकारों की मांग करना है। विवाद इसलिए उत्पन्न होते हैं, अब उसे देखते हैं। श्रमिक क्या मांग करते हैं? मंदी के समय श्रमिकों को निकालना व वेतन कटौती आदि, इसकी मांग करते हैं। कैसे मांग करते हैं? मंदी का समय आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मंदी समय वो होता है जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा आपको। और ये जो कंपनी है, ये दो कंपनी है, सही है, ए और बी। एक में बन रहे हैं गर्म कपड़े, ठीक है, और एक में बन रही हैं गर्मियों से रिलेटेड चीजें जैसे पंखे, AC, ठीक है, या बर्फ, या कोई ठंडा पेय पदार्थ यानी पीने वाली चीजें। ठीक है, अब यहां पे क्या है भाई, गर्म कपड़े कितने महीने ज्यादा चलते हैं? भाई कम से कम 4 महीने इनकी ज्यादा बिक्री रहती है, 4 महीने। नवंबर से लेके लगभग लगभग ये जनवरी तक इनका ज्यादा काम रहता है। और ज्यादातर अगर ये बढ़ता है स्टॉक के आधार पर तो ये नवंबर से ये फरवरी, बस ज्यादा लास्ट मानो तो इतना, ये लगभग लगभग 4 महीने चलता है, नवंबर बिटवीन फरवरी। ठीक है, अब इसमें सपोज करो भाई जाड़े के समय में ऊनी वस्त्रों की मांग ज्यादा होगी तो श्रमिकों को ज्यादा नियुक्त किया जाएगा भाई कंपनी में। सपोज करो गर्मी के समय पे वहां पे 10 वर्कर थे, अब क्या हुआ, कंपनी 100 वर्कर थे भाई, कंपनी में तो ज्यादा लोग होते हैं, 100 थे, अब गर्म कपड़े बनाने का सीजन आया तो उन्होंने कर दिए 300। ठीक है, अब फिर दोबारा से गर्मी आई तो इन्होंने क्या करा, इन 200 को फिर दोबारा से निकालो, या 8 महीने
गर्मी का सीजन रहता है और इन्होंने कंपनी में सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में ज्यादा श्रमिकों को रखना स्टार्ट कर दिया और अपने उनको पदवी दे दी है। ठीक है, अब गर्मी समाप्त हुई, भाई सर्दी के सामान जो थे गर्मी में मांगे जाते हैं। अब सर्दी आ गई, सर्दी में इनकी डिमांड कम हो गई, मंदी का समय आ गया, तो अब इन श्रमिकों को क्या होगा, निकाला जाएगा। भाई गर्मी में ही तो ठंडी चीजों की मांग होगी या सर्दियों में गर्म चीजों की मांग होगी। इन समय के गुजर जाने के बाद इसको कहते हैं मंदी समय। विपरीत समय में इनकी मांग कम हो जाती है। सर्दियों के जो गर्म कपड़े हैं गर्मी में नहीं मांगे जाते और ठंडी चीजों के जो सामान हैं वो सर्दियों में नहीं मांगे जाते। तो हाँ, यहाँ पे आती है मंदी और श्रमिकों को निकाला जाता है। तो श्रमिक क्या कहते हैं कि आप हमें निकाल तो रहे हो, अपना तुम्हारा स्वार्थ सीधा हो गया, आप हमें निकाल रहे हो, भाई अब हमें कुछ श्रमिकों को वेतन तो दो, भत्ता तो दो, जिससे हम अपना समय अच्छे से गुजार सकें। कोई वेतन भत्ता या कोई कटौती या कोई अनुतोष हमें दो तो सही। इस प्रकार की मांग की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है कम मजदूरी देकर अधिक काम की मांग आदि। अब होता क्या है, बहुत से मालिक क्या करते हैं, कंपनी मालिक के वेतन बहुत कम देते हैं और काम बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मांग करते हैं, विवाद इस चीज का उत्पन्न होता है कि भाई हमें काम तो आप हमसे काम तो आप ज्यादा ले रहे हो, वेतन हमें कम दे रहे हो, हमारे वेतन को बढ़ाओ या फिर काम को कम करवाओ हमसे। ठीक है, इस प्रकार के विवाद होते हैं। तीसरा, मजदूरों द्वारा कानून के विरुद्ध कार्य करना आदि। यहां पे ना आप कराना कर लेना, नहीं ये वाला पॉइंट सही है, मैंने आगे ऐड कर रखा है। मजदूरों द्वारा कानून के विरुद्ध कार्य करना। अगर कोई मजदूर है, कंपनी में है, विधि का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है, तो श्रमिक और मालिक के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, उसकी मांग करते हैं। तीसरा, नियोजकों द्वारा विधि विरुद्ध कार्य कराना। यहां पे है ये, अगर कोई मालिक श्रमिकों से विधि के विरुद्ध कार्य कराता है तो उसकी मांग करते हैं, हड़ताल करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं कि भाई हमसे कानून के विरुद्ध कार्य क्यों करा रहे हो, भाई हमें जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है, दंड भी देना पड़ सकता है। इसके लिए वो विवाद करते हैं। और पहला विवाद किस लिए करते हैं, मजदूरों द्वारा कानून के विरुद्ध कार्य करना आदि। पांचवा है कर्मकार व नियोजकों के मध्य असहमति तथा मतों में भिन्नता होना। श्रमिक और मालिक के बीच में कोई मतभेद है किसी चीज के डिस्कशन को लेके, किसी कार्य के डिस्कशन को लेके, तो इनमें क्या होती है, फाइट हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए ये विवाद उत्पन्न होते हैं। अन्य विवाद कैसे हैं, विवाद है भत्ते से संबंधित, महंगाई, ये भर्ती है, भर्ती। ठीक है, इसे भर्ती करो, भर्ती तो आप जानते होगे, भर्ती, महंगाई, भत्ता, बोनस, निष्कासन यानी निकालना, निलंबन करना, किसी के पद से उसे हटा देना, अवकाश मतलब किसी श्रमिक को ज्यादा से ज्यादा अवकाश देना या श्रमिक का स्वयं के द्वारा ज्यादा अवकाश करना, आवास मतलब रहने की व्यवस्थाएं करना श्रमिकों के लिए। फिर सेवा समाप्ति, अगर श्रमिकों की कोई सेवा समाप्त कर दी गई है, लाभ संबंधित होते थे, इस कारण ये विवाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब एक बात करते हैं आपसे, आपके मन, आप जब एग्जाम में बैठे हो, आपके दिमाग में कोई पॉइंट नहीं आ रहे हैं, तो इनका एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। भाई भर्ती से संबंधित कैसे विवाद हो सकते हैं, भाई किसी कंपनी में कोई पद निकला है और किसी व्यक्ति को वहां पे नियुक्त कर दिया, अब उसी पद से हटाकर वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करा जा रहा है, और जबकि वो पहला वाला व्यक्ति क्या है, योग्य है, तो भाई भर्ती से संबंधित विवाद हो सकते हैं। महंगाई से संबंधित हो सकते हैं, भत्ता, बोनस, निष्कासन, ये सब विवाद हो सकते हैं जो यहाँ पे देख रहे हो आप। आगे चलते हैं।
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है उसको देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने का संकल्प किया गया है। किसमें किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से समृद्ध विभिन्न अनुच्छेदों में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान करने संबंधी अनेक प्रावधान किए गए हैं। हमारा जो संविधान है, संविधान में हमारी प्रस्तावना है, उसमें बोला गया है कि जो श्रमिकों के और जो मालिकों के कार्य हैं, जो अधिकार हैं, उनको दिया जाए। नीति निर्देशक तत्व के आधार पर सामाजिक जो कृतियां हैं, कृत्य हैं, अपराध हैं, उनको दूर किया जाए और जो जिसका अधिकार है उसे उसको मिलना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा है नंबर 1, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में एक महत्वपूर्ण संशोधन 1953 द्वारा, देखो 1947 का अधिनियम है, 1947 में लागू हुआ था। इसमें एक संशोधन हुआ था 1953 में। ठीक है, और इस संशोधन द्वारा क्या हुआ था? जबरी छुट्टी तथा छटनी संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब जबरी छुट्टी का मैं बता दूं, जबरी छुट्टी होती क्या है? ये दो पक्ष ले लो, ए बी, मालिक और श्रमिक। विवाद कैसे उत्पन्न होते हैं और उनमें संशोधन क्यों किया गया है? मालिक, भाई अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था, गर्म वस्तु बनाने वाली कंपनी और ठंडी वस्तु बनाने वाली कंपनी। ठीक है भाई, अगर मालिक अपने स्वार्थ को देखते हुए गर्म वस्त्र बना रहे हैं या ठंडी वस्तु बना रही हैं और उनकी मांग सीजन के हिसाब से हो रही है, तो श्रमिकों को अपने पास बुला रहे हैं। नहीं तो जब इनका सीजन खत्म हो रहा है उनको हटा रहे हैं। ठीक है, हटाना। या श्रमिक अपनी मर्जी से शादी के लिए, पार्टी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय समय पर अन्य किसी कारण के लिए छुट्टी करता है। ठीक है, एक तो हो गई कि मंथ में 4 छुट्टी मिनिमम होती हैं और कोई हमारे फेस्टिवल आ जाते हैं या कोई सरकारी छुट्टियां होती हैं, उनके आधार पर छुट्टी होती है। उनसे अलग श्रमिक जो है जबरदस्ती छुट्टी कर रहा है या मालिक इनको जबरदस्ती छुट्टी पे भेज रहा है अपने स्वार्थ को देखते हुए। तो इस प्रकार के विवाद बहुत ज्यादा होते थे मालिक और श्रमिकों के बीच में। तो उसको सुधारने के लिए जबरी छुट्टी तथा छटनी संबंधी प्रावधान किए गए हैं। किसमें? 1953 में। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए जबरी छुट्टी या छटनी से आप क्या समझते हो, तो ये आप बता देना। दूसरा इसमें क्या संशोधन हुआ है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इसका मुख्य श्रमिकों में, इसमें उद्देश्य कर लो, मुख्य उद्देश्य श्रमिकों में सामाजिक न्याय प्रदान करना है। इस उद्देश्य का मुख्य कार्य क्या था? संशोधन के बाद 1947 में भी था और 1947 के बाद 1953 में जब संशोधन हुआ और आज भी है। ठीक है, इसका क्या कार्य था कि श्रमिक और मालिकों के बीच या कोई अन्य सदस्य है जो इनसे संबंधित है, सामाजिक तौर पर उनको न्याय किया जाए, उनके विवादों को निपटारा किया जाए। ठीक है, जिससे सामाजिक तत्वों की अवहेलना ना हो। आगे चलते हैं। इसमें एक और केस ऐड किया है, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। केस डेफिनेशन, हेडिंग्स, ब्लैक एंड ब्लू पेन, साफ राइटिंग हमारे नंबर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस है, जी कुलेरिज एंड कंपनी। एक स्टूडेंट की कॉल आई थी कि सर वो आप जो ली पढ़ते हो ना, वो ली नहीं होता है, वो लिमिटेड होता है। थैंक यू नॉलेज देने के लिए, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम ली नहीं पढ़ेंगे, अब लिमिटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि मुझे पता था भाई
लेकिन मैं शॉर्ट में उसको इसलिए लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ी जगह बचती है। अब सपोज करो यहाँ पे ये यहां तक आ रहा है और हमारे पेज थोड़ा कम है, तो हम शॉर्ट में ही उसे ली कर देते हैं, ठीक है, लिमिटेड, ये प्राइवेट को प्रा कर देते हैं। आगे चलते हैं। जी कुलेरिस एंड कंपनी लिमिटेड बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण। इस केस में औद्योगिक न्यायाधिकरण जो थे उसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि इस अधिनियम का उद्देश्य हड़ताल तथा तालाबंदी, हड़ताल अलग होती है, तालाबंदी अलग होती है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं हड़ताल और तालाबंदी को। देखो, हड़ताल जो होती है श्रमिकों द्वारा या श्रमिकों के एक ग्रुप द्वारा कार्य को धीमा, बंद, ठीक है, कार्य को या तो धीमा कर देंगे या कार्य को बंद कर देंगे या कोई धरना करना होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? श्रमिकों के द्वारा। तालाबंदी में क्या होता है? मालिक मजदूरों की गैर जरूरतमंद मांगों को ना मानने के कारण उन्हें सबक सिखाने के लिए कंपनी को ही बंद कर देता है, ठीक है, उसे कहते हैं तालाबंदी। अब सपोज करो तालाबंदी कर दी किसी मालिक ने और उसमें 100 मजदूर हैं, 100 में से 25 मजदूर ऐसे हैं या 50% या 25% ऐसे मजदूर हैं जिनको नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनका परिवार उसी नौकरी के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो लोग हैं परेशान हो जाएंगे बिना जॉब के। भाई कंपनी में उन्होंने ताला लगा दिया कि आप अपनी मांग ही पूरी करा लो, मैं अपनी कंपनी ही बंद कर रहा हूं कुछ दिन के लिए, जाओ। तो ये फिर प्रेशर डालते हैं और अन्य व्यक्तियों पे कि भाई ऐसा मत करो, हमारे बालक बच्चे हैं, भूखे रहेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति और ज्यादा डाउन हो जाएगी। फिर ये आपस में डिस्कशन करते हैं और जो अपनी डिमांड जो करते हैं या तो उन डिमांडों में कमी करते हैं या उस डिमांड को छोड़ देते हैं, फिर तालाबंदी हट जाती है। यहाँ पे श्रमिक अपनी जिद करते हैं, यहाँ पे मालिक अपनी जिद करता है, ठीक है, तालाबंदी में। आगे चलते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य हड़ताल तथा तालाबंदी सख्ती से औद्योगिक विवादों को दबाने के स्थान पर, भाई ये किस लिए होते हैं? औद्योगिक विकास के संबंध के लिए तो होते हैं या श्रमिकों की मांग के लिए होते हैं। अब तुम कहोगे कि एक तो विवाद होता है, इसमें विकास कहां से हो रहा है? भाई अगर दोनों पक्ष विवाद में घिरे रहेंगे तो विकास कहां होगा? ठप हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इन दोनों में संतुलन बना रहेगा तो विकास भी आगे जाता जाएगा। दबाने के स्थान पर उनका समाधान न्यायोचित तंत्र के अंतर्गत परस्पर समझौते, पंच निर्णय यानी पंचायत द्वारा, मतलब पंचायत का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ग्राम की पंचायत हो, मतलब वहां के जो सदस्य होते हैं जो हड़ताल कर रहे होते हैं उनका भी कोई मुखिया होता है और मालिकों के बीच में इस प्रकार के निर्णयों के लिए मध्यस्थता हो, श्रम न्यायालय आदि द्वारा करना है तथा औद्योगिक शक्ति और सहारे को प्रोत्साहन देना है। औद्योगिक शक्ति को बढ़ावा देना है, विकास को बढ़ावा देना और सहारे को प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाना है, इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। दीमाकुची के कर्मकार बनाम दीमाकुची टी स्टेट 1957 का ये केस है। निम्नलिखित उद्देश्य प्रतिपादित किए गए हैं। नंबर 1, उद्योग स्वामी व कर्मकार के मध्य सद्भाव व अच्छे संबंधों को बढ़ाना आदि। भाई इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या है? स्वामी यानी मालिक और कर्मकार के मध्य अच्छे संबंधों को बढ़ाना है। दूसरा है दोनों पक्षों के मध्य विवादों को सुलझाने का प्रयास आदि। तीसरा है अवैध तालाबंदी व हड़ताल को रोकना होता है। अगर तालाबंदी हुई तब भी दिक्कत है, हड़ताल हुई तब भी दिक्कत है, अवैध प्रकार की। भाई क्या कोई मान्य है स्वतंत्रता रूप से या कोई न्याय प्रकार की कोई मांग है दोनों पक्षों की, तो इस प्रकार की हड़ताल या तालाबंदी हो सकती है, लेकिन अवैध है तो उसको रोका जाए। फोर्थ है काम से अलग व छटनी पर कर्मकारों को अनुतोष प्रदान करना आदि। भाई काम से अलग, अगर आपका काम सही चल रहा है सीजन वाइज या किसी अन्य कारण से, मैंने देखो ठंडे कपड़े
और ठंडी वस्तु वाली कंपनी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ली थी। कंपनियां काफी प्रकार की हो सकती हैं। काम से अलग फिर छटनी पर कर्मकारों को अनुतोष प्रदान करना। सही है भाई, अगर हम किसी कारण से श्रमिकों को कम कर रहे हैं या निकाल रहे हैं या सीजन वाइज उनसे काम करा रहे हैं तो उन्हें इस प्रकार का धन दिया जाना चाहिए कि खाली समय में, एम्प्टी टाइम्स में वो अपने हॉलीडेज में अपना कुछ कर सके। 5th नंबर का है सामाजिक आर्थिक सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाना आदि। किसका कार्य है इस अधिनियम का? ठीक है, सामाजिक आर्थिक और सस्ता जो है न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शांति स्थापित का प्रयास आदि। भाई जहां पे औद्योगिक प्रतिष्ठान है, कंपनियां हैं, उनमें शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका मुख्य कर्तव्य यही होता है और इसीलिए इस नियम को लगाया गया है। आगे चलते हैं। एक चीज और बता दूं, देखो जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट हैं, कर्मकार से आप क्या समझते हैं, अनुतोष से आप क्या समझते हैं, छटनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी के सामाजिक तत्व बताइए, कंपनी के आर्थिक तत्व बताइए, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार की अगर हेडिंग्स आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएं, तो इनको आप भाई सब अच्छे से करके आना। औद्योगिक प्रतिष्ठान मतलब जहां पे उद्योग चल रहे हैं, जो कंपनियां हैं उनके बारे में बात की गई है और वहां पे कोई ना कोई चीज होगी। जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के शांति के बारे में बताइए, विवादों के बारे में बताइए, नियोजक या श्रमिकों के बारे में बताइए। तो आप उनके लड़ाइयां, विवाद, सॉल्यूशन, ये सारी चीजें लिख देना। कंपनी क्यों होती है, औद्योगिक क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर देना। आगे चलते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। और मुख्य विशेषताएं इसकी और देखते हैं क्या है। अभी हमने क्या देखा था, दीमाकुची के कर्मकार बनाम दीमाकुची टी स्टेट के केस में ये बोला गया था, ये जो हमारी शर्त रखी गई थी दीमाकुची बनाम दीमाकुची में, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े हैं। अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। हालांकि जो निर्णय दिया गया है दीमाकुची बनाम दीमाकुची, ये भी अधिनियम के आधार पर ही दिया गया है, ठीक है। नंबर 1, औद्योगिक न्यायालयों को विवाद सौंपना और उनके निर्णयों को लागू करना। अगर इस प्रकार के कोई विवाद होते हैं तो इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है, औद्योगिक न्यायालयों को, जो उद्योग से संबंधित विवादों को सॉल्व करते हैं, ऐसे न्यायालयों को इन वादों को सौंपना और जिससे अच्छे से निर्णय हो सके। दूसरा है हड़ताल व तालाबंदी पर रोक आदि। किसका कार्य है, औद्योगिक विवाद अधिनियम इस प्रकार के निर्णयों को भी सॉल्व करता है और सॉल्यूशन उसमें दिए गए हैं। जन उपयोगी सेवाएं आदि। भाई जो जन सामान्य है, लोक समाज है, सार्वजनिक जो समाज है, उनकी सेवा देना या श्रमिक हैं उनको सुविधाएं देना। शीघ्र न्याय की व्यवस्था आदि। भाई इसमें क्या है, सबसे जल्दी और कम खर्च में न्याय व्यवस्था हो जानी चाहिए। सामाजिक न्याय की व्यवस्था आदि मतलब श्रमिक और मालिक के बीच में कोई भेदभाव या कपटबाजी ना हो, उनको सामाजिक तौर पर। दूसरी बात, श्रमिक और मालिक के विवाद में आम जनता को किसी प्रकार की हानि ना होनी चाहिए, उनके कोई अधिकारों का हनन ना होना चाहिए, इसलिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 है, देखो इन पॉइंटों को ना आप एक्सप्लेन करने के लिए इनको हेडिंग बना के इसमें आप 3-3, 4-4, 5-5 लाइन अपनी तरफ से लिख सकते हो। हड़ताल व तालाबंदी को में कैसे रोक लगाई जा सकती है, जन उपयोगी सेवाएं क्यों जरूरी हैं या कैसे हो सकती हैं, इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो आप, है ना। लेकिन समय की देखते हुए, लेकिन क्वेश्चन को सटीकता देने के लिए, जैसा मैं बोलता हूं, कम लिखो, सटीक लिखो, उसके आधार पर ये है। अगर कहीं से अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठ पा रहा है और आप थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हो या डिप्रेशन है या टाइम कम आ रहा, टाइम की कमी है आपके पास, तो उस समय इस प्रकार के आंसर को आप लिख देना, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिनियम का विस्तार। ये अधिनियम भारत क्षेत्र के समस्त राज्यों पर लागू होगा। इसका प्रवर्तन मतलब होता है लागू। ये लागू 1 अप्रैल 1947 से प्रारंभ है, मतलब लागू है।
सुसंगत संशोधन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में समय समय पर निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। सुसंगत संशोधन यानी समय समय पर सही सही संशोधन किए गए हैं औद्योगिक विवाद में अधिनियम में। वो कौन कौन से संशोधन हैं? औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 में संशोधन हुआ, 1984 में संशोधन हुआ, 1996 में संशोधन हुआ, 1953 में संशोधन हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से संशोधन हुए हैं। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत जल्दी आपकी और नेक्स्ट वीडियोस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और अभी मैंने एक भाई की कमेंट का जो जवाब दिया था ली वाला, तो भाई आप बुरा ना मानना, मैंने बताया है कि मैं इन चीजों को शॉर्ट में लिखता क्यों हूं और बोलता क्यों, थोड़ा समय बचे और इतने तो हम समझ भी जाते हैं। ठीक है, तो आप बुरा ना मानना। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और उन सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मेरे बर्थडे के लिए विश किया है। उनके लिए मैं मंगल और अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप कामयाब हो और आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।